1857 की कहानी के पिछले अंक में हम थे, जब हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि 1857 के विद्रोह के केंद्र कहाँ कहाँ थे, उसे किन लोगों का नेतृत्व मिला और फिर साथ साथ उस विद्रोह के संदर्भ में इतिहासकारों का, विद्वानों का विचार क्या था, किन्होंने उसको किस नाम से पुकारा। इसकी कहानी के साथ हम पिछले अंक में थे और हम आज 1857 की इस अंक में आपके बीच उपस्थित हैं इस तथ्य को लेकर कि 1857 की क्रांति जब भारत में हुई, उस समय भारत में कंपनी का प्रमुख कौन था, कंपनी शासन का प्रमुख कौन था, ब्रिटेन की स्थिति कैसी थी, भारत में नेतृत्व जो मिला उसमें किसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही, और साथ साथ 1857 की क्रांति की घटना के ऊपर कौन कौन सी प्रमुख पुस्तक लिखी गई है, कौन कौन सी प्रमुख पुस्तक प्रकाशित हुई है। सबसे पहले हम नजर डालते हैं 1857 के विद्रोह के समय भारत पर बात की जाए तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पार्मस्टन साहब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। वहीं उन दिनों भारत के में जो शासन था उसमें कंपनी शासन के प्रधान भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग थे। कैनिंग 1856 से 58 ईस्वी तक भारत में गवर्नर जनरल के पद पर रहे। गौरतलब हो कि 1858 ईस्वी में एक विशेष विधेयक आता है जिसके द्वारा भारत शासन अधिनियम आता है, जिसके तहत भारत में कंपनी शासन को समाप्त कर दिया जाता है और सीधा यह शासन ब्रिटिश सम्राट के पास पहुंच जाता है। और तब ब्रिटिश सम्राट का जो प्रतिनिधि भारत में था उसे गवर्नर जनरल के रूप में नहीं, उसे वायसराय के रूप में जाना जाने लगता है। तो इस तरीके से वहां से हम दो रूप देखेंगे। एक यह था ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि वायसराय कहलाया और ब्रिटिश संसद का जो प्रतिनिधि होता था वो भारत सचिव कहलाता था। तो इस प्रकार से 1858 से लेकर 1862 ईस्वी तक, कैनिंग 58 से 62 ईस्वी तक वायसराय के पद पर रहे। भारत के प्रथम वायसराय थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे कैनिंग। कंपनी सेना का उस समय जिस मुख्यालय जहां से कंपनी पूरी तरह से भारत में अपना जो सैन्य गतिविधि थी उसको देख रेख नियंत्रण करने का कार्य करती थी, वो था शिमला में स्थित था। और उन दिनों ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्य सेनापति था जॉर्ज एनिसन था। ध्यान में रखना है, पार्मस्टन प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, कैनिंग गवर्नर जनरल थे उन दिनों भारत में, और शिमला कंपनी का मुख्यालय था। वहीं जॉर्ज एनिसन उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य सेना नायक थे, सेनापति थे। और तोपखाना यूं तो कई जगह थे, लेकिन तोपखाना का जो मुख्य सेंटर था, मुख्य कार्यालय था, वह मेरठ में स्थित था। विद्रोह अचानक, ये एक एक्सीडेंटल नहीं था, यह एक अचानक हुआ विद्रोह नहीं था, वरन इससे पीछे से ही कुछ भूमिका इसकी बन रही थी। और इस भूमिका को बनाने में, या यूं समझ ले, विद्रोह की जो उसके लिए जो ईंधन चाहिए था, इसको भारतवर्ष में प्रसारित करने का कार्य गुप्त तरीके से हो रहा था। और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका एक अखबार का था। वह अखबार जो बिल्कुल भूमिगत रूप से आम आदमी तक पहुंचता था द मूव सलाइट, जिसके संपादक थे जॉन लैंग। 24 फरवरी 1846 से यह अखबार प्रकाशित होता था मेरठ से। वो उस समय भारत के सम्राट थे बहादुर शाह जफर। ये अगर हम एक नजर डालें भारत में उस समय कौन क्या था भारत और इंग्लैंड में, दोनों की दृष्टि से देखा जाए तो ये हमारा कौन क्या था। जब हमारा 1857 की क्रांति जब भारत में हो रही थी तो झंडा भी बनाए गए थे। झंडा पर प्रतीक चिन्ह थे, रोटी और कमल के फूल से सुसज्जित था, और साथ साथ इसके लिए गान भी गाए जाते थे। उस समय जो झंडा गीत था उसके रचनाकार थे अजीमुल्ला इसके रचनाकार थे। एक क्रांतिकारी अखबार था आजाद ए पयामी, जिसके संपादक थे मियां बेदार वक्त। इस अखबार में इसकी विद्रोह की भी कहानी छपी
और विद्रोह के साथ साथ क्रांतिकारी अन्य जो लेख होते थे उसको भी छापा गया। खास बात है, दिल्ली में जब ये विद्रोह हुआ, उस दिल्ली के विद्रोह को बहुत ध्यान से, यानी जिसने देखा उसके बारे में, यानी उसके बारे में बाद में चल करके व्याख्या की, तो हम उसे जानते हैं। एक मशहूर शायर मिर्जा गालिब थे। मिर्जा गालिब उन दिनों दिल्ली में थे और दिल्ली में उन्होंने इस विद्रोह को देखा था, अपनी आंखों से देखा था। 1857 के चश्मदीद भी कहे जाते हैं गालिब। अब हम एक नजर डालते हैं 1857 के ऊपर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जिन लोगों ने पुस्तक की रचना की और जिस तरीके से उन्होंने अपनी आंखों से जिस प्रकार से देखा, अपने अध्ययन से देखा, पाया, उससे जो उन्होंने उस विद्रोह का नामाकरण किया। सबसे पहले वीडी सावरकर, जैसा कि हमने जिक्र पीछे भी किया था, वीडी सावरकर ने 1857 ईस्वी के इस स्वतंत्रता विद्रोह कह लें, 1857 की क्रांति कह लें या एक सिपाही विद्रोह कह लें, जो भी हो, इसके लिए 1907 ईस्वी में उन्होंने स्वर्ण जयंती मनाया और उस स्वर्ण जयंती को मनाते हुए इन्होंने इसे स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह कहा था और अपनी बात को व्यक्त करने के लिए उन्होंने एक पुस्तक का सहारा लिया। उन्होंने एक पुस्तक की रचना की, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। वीडी सावरकर की रचना है। वहीं अशोक मेहता ने लिखा है एक अपनी पुस्तक 1857 के ऊपर, द ग्रेट रिवेलियन। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता की है। सिपॉय म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आरसी मजूमदार की रचना है। 1857 एसएस सेन ने लिखी है। पीसी जोशी रिवेलियन 1857 को लिखते हैं और टीआर होम्स हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी के रचनाकार हैं। और टीआर होम्स कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, इसके रचनाकार हैं सर सैयद अहमद खान। एक नजर एक बार फिर से डालें, कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, सर सैयद अहमद खान। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, टीआर होम्स। रिवेलियन 1857, पीसी जोशी। 1857, एसएस सेन। सिपोय यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आरसी मजूमदार। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता और फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसकी रचना की वीडी सावरकर ने। 1857 पर आधारित महत्वपूर्ण पुस्तक है। और साथ साथ हमने एक नजर डाला, अगले अंक में हम आपके बीच उपस्थित जब होंगे 1857 की क्रांति की असफलता के कारण, साथ साथ 1857 की क्रांति की शुरुआत किस जगह पर, किस समय, कहाँ जो केंद्र बने उसमें शुरुआत कहाँ से कब से कब तक हुई और फिर किसने उसका दमन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।